माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का पार्ट 2। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अभी तक अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाओ फर्स्ट पार्ट देख के आओ, फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट देखना, ठीक है। और अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले वो चैप्टर्स देखो, फिर यहाँ आओ तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और अभी तक अगर क्या नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो पहले वो करो, फिर उसके बाद में पढ़ना चालू करते हैं। आ जाओ भाई। तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। जी हाँ, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं पहले अपन उनको डिस्कस करेंगे। क्यों उन्हें डिस्कस करना बहुत जरूरी है? क्योंकि बेटा अपन डोमेस्टिक इनकम से ही काय पे पहुंचते हैं, नेशनल इनकम पे पहुंचते हैं। इसलिए इन सबको डिस्कस करना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहला कौन है अपना? फर्स्ट है अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या है भैया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, जिनने भी फर्स्ट पार्ट देखा उन्हें याद होगा, ग्रॉस का मतलब होता है कुल। कुल का मतलब क्या होता है बेटा? दिस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। इसमें क्या है? इसमें डेप्रीशिएशन है। इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ऑल द गुड्स, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year by the resident or the non-resident, है कि नहीं? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये तो हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या लग रहा है? एमपी। एमपी लग रहा है, मतलब क्या है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब क्या हो गया? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रिफर्स टू द व्हाट? मार्केट प्राइस ऑफ द, या मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक साल। ग्रॉस है तो क्या आ गया बेटा? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन। इजी, बहुत इजी है याद करना। बस थोड़ा सा बस क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। और ये 8 हैं, आठों के आठों याद हो जाएंगे यहीं के। फिर से करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होती है मार्केट वैल्यू किसकी? ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन व्हाट? कहां बनाए हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। कब बनाए हैं? एक साल के अंदर अंदर बनाए हैं, ठीक है। और ये क्या है बेटा? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन है, क्योंकि क्या है? ग्रॉस है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो, सेकंड क्या है अपना? सेकंड है बेटा नेट। क्या है? नेट। देखो बाकी सब सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, नेट है। नेट है मतलब, अच्छा लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो तो इसमें से क्या माइनस कर दो? हाँ, डेप्रीशिएशन। क्या माइनस कर दो? डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, तो ग्रॉस का में कन्वर्ट हो जाता है, नेट में कन्वर्ट हो जाता है। बस बाकी पूरा क्या है? सेम है, पूरी डेफिनेशन सेम है। देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिफर्स टू, देखो यहीं के यहीं बन जाएगी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिफर्स टू कौन सी वैल्यू बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है। कहाँ बनाई? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। कब बनाई? ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 year। नेट लग रहा है क्या? ये नेट। नेट मतलब क्या हो गया बेटा? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, यानी कि ये देखो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, ठीक है। और अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई जैसे ही क्या करोगे आप, अगर आपको एनडीपीएमपी चाहिए, यहाँ देखो, अगर आपको एनडीपीएमपी चाहिए यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस चाहिए, तो बस जीडीपी में से किसको हटा दो बेटा? डेप्रीशिएशन को हटा दो, ठीक है। अब फॉर्मूले से फॉर्मूला बनता है भाई, सबको पता है। इसको उठा के यहाँ ले आऊं, ठीक है। तो मतलब अगर मेरे को जीडीपीएमपी चाहिए तो जो माइनस का डेप्रीशिएशन है यहाँ जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अगर जीडीपीएमपी चाहिए और आपके पास एनडीपीएमपी है यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब वो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन है, ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रीशिएशन क्या कर दो? ऐड कर दो। लास्ट पार्ट में बहुत अच्छे से मैंने ये चीज समझाई थी, ठीक है। तो लो भाई, ये अपनी इसकी डेफिनेशन रेडी हो गई कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया? सॉरी, अरे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया मार्केट वैल्यू। क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ योर कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year। नेट है मतलब क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है ना।
अब ये एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि बेटा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, तो प्रोड्यूस करते टाइम यहाँ पे क्या होता है, हाँ, डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपका जो फिक्स्ड कैपिटल है वो क्या होता है, कंज्यूम होता है, वो मतलब खत्म होता जाता है, तो इसलिए उसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तभी जाके आपकी सही नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम पता चलेगी। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। देन थर्ड क्या है अपना, थर्ड है अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलो अब जरा यहाँ पे आओ, यहाँ पे ग्रॉस मतलब वही इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जरा डोमेस्टिक देखना, जरा काय में कन्वर्ट हो गई, अरे डोमेस्टिक तो नेशनल में कन्वर्ट हो गई। घरेलू इनकम अंतरराष्ट्रीय नेशनल इनकम बन गई भाई। घरेलू इनकम नेशनल इनकम कब बनेगी, जब कहाँ की इनकम जोड़ेंगे, बाहर की, करेक्ट, बाहर की इनकम जोड़ेंगे, मतलब कौन हो गया बेटा, NFIA। कौन, NFIA, जी हाँ। मतलब अगर आपको अपनी डोमेस्टिक इनकम, कौन सी इनकम, अगर अपने को अपनी डोमेस्टिक इनकम को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, अगर अपनी डोमेस्टिक इनकम को अपन को नेशनल पे लेके आना है तो बाहर की इनकम जोड़ना पड़ेगा, यानी कि NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ही अपन अपनी घरेलू इनकम में बाहर की इनकम जोड़ देंगे, मतलब जो इनकम अपन ने बाहर से कमाई है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो अपन कहाँ पे पहुंच जाएंगे बेटा, नेशनल पे पहुंच जाएंगे। मतलब इसको कैसे याद करना है, देखो कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ, इज द सम टोटल ऑफ, ये देखो GDP इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड NFIA। इनको ऐड करोगे तो काय पे पहुंच जाओगे, GNP MP पे पहुंच जाओगे। देखो यही लिखा है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज अ सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में किसको जोड़ोगे, सम टोटल किसको जोड़ोगे, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर की इनकम को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था मार्केट प्राइस का मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि ये जो अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आया है, ये काय पे निकल के आया बेटा, मार्केट प्राइस पे निकल के आया है। मतलब ये क्या है, ये है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ऑल टैक्स हटा देते हैं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलो आगे आ जाओ। तो ये कैसे निकलेगा, समझ में आ गया ना। अच्छा नेक्स्ट देखना ना, फोर्थ वाला क्या दिया है अगेन। अब बस ग्रॉस काय में कन्वर्ट हो गया, नेट में, यानी इधर से क्या हट गया भैया, डेप्रिसिएशन। बाकी क्या है, सेम है ना, अभी पीछे ही पढ़ा है अपन ने, पीछे ही पढ़ा है अभी हाल, क्या पढ़ा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर मुझे नेशनल इनकम मतलब नेशनल में कन्वर्ट करना है तो वही डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ दूं, बाहर की इनकम जोड़ दूं। बाहर की इनकम क्या होती है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, तो बस यहाँ पर भी यही करना है कि भाई नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए बेटा, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एट मार्केट प्राइस। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज अगेन सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, sum total of net domestic product at market price and yes NFIA, that is net factor income from abroad। जैसे इसको उठा के इसमें ऐड कर दोगे तो काय पे पहुंच जाओगे बेटा, NNP MP पे पहुंच जाओगे, that is net national product at market price। इज दैट क्लियर। ये भी अपनी क्या नहीं है, ये भी अपनी नेशनल इनकम नहीं है। ठीक है, आ जाओ फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ क्या लिखा है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी तक अपन मार्केट प्राइस मतलब ये थी मार्केट वैल्यू, अभी तक जितने भी अपन ने वो चारों पढ़े वो चारों की चारों क्या थी बेटा, वो मार्केट वैल्यू थी। कौन सी वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू थी, इसका मतलब क्या था, दैट वेयर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन यहां पर अब क्या आ गया, ये है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ये होती है भाई GDP एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। GDP एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट यानी बेटा sum total of all the cost incurred in the production of all the final goods and services। कहाँ बना है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। कब बना है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर या 1 अकाउंटिंग ईयर। ग्रॉस मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी भी इसमें क्या इंक्लूडेड है भैया, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। मतलब जो इनको बनाने में जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हुआ है, जो मशीनें घिसी हुई हैं, अभी उन्हें यहां से माइनस नहीं किया है। आ जाओ, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया बेटा, फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट इनकर्ड, लैंड करेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, दिस इज द फैक्टर कॉस्ट।
दैट इज इनकर्ड टू प्रोड्यूस ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज, उन सब का सम टोटल अगर आप करते हो, अगर आप इनमें एनआईटी मतलब टैक्सेस ऐड नहीं करते तो ये क्या निकल के आती है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया? आ जाओ। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड on the production of final goods and services within the domestic territory of a country. Why? Because here it is written domestic, और कब बना है बेटा? During an accounting year inclusive of depreciation, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? ग्रॉस। क्या है? ग्रॉस है। आया समझ में अच्छे से? देखो नेक्स्ट पेज पे, ये रहा भाई, कैसे निकलेगा भाई आपका जीडीपी एफसी। मैंने क्या बोला था? फैक्टर कॉस्ट। क्या बोला था? फैक्टर कॉस्ट। समझाया था कि नहीं? देखो ये कौन है भैया? लेबर। ये देखो लेबर को क्या देते हैं? ये कंपनसेशन। लैंड के लिए क्या देते हैं? ये देखो रेंट। इंटरेस्ट कहाँ से आया? कैपिटल के लिए क्या देते हैं? ये देखो इंटरेस्ट। ठीक है। और इंटरप्रेनर को क्या देते हैं भाई? इंटरप्रेनर को देते हैं प्रॉफिट। और ये डेप्रिसिएशन ऐड हो गया तो ये क्या आ गया बेटा? ग्रॉस आ गया। अगर मैं यहीं से डेप्रिसिएशन हटा दूं तो क्या हो जाएगा? यस, नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट you employed in the production of these goods and services। तो क्या आता है? फैक्टर कॉस्ट निकल के आती है। क्लियर? तो इसलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऐड करोगे, रेंट ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऐड करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा? एनडीपी। क्या निकल के आएगा बेटा? एनडीपी निकल के आएगा। ठीक है। और अगर इसी में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो नेट काय में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ग्रॉस में। तो जैसे ही इसमें डेप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा जीडीपी एफसी। समझ में आ गया? क्लियर है? क्यों बोलते हैं इनको फैक्टर कॉस्ट? बिकॉज ये इनका सम टोटल होता है। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट का सम टोटल होता है। आ जाओ, ये क्या दे रखा है जरा देखना, क्या लिखा है? नेट। पिछला वाला क्या था? ग्रॉस। ये क्या हो गया? नेट। यानी पूरा का पूरा सेम है, बस डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस काय का है बेटा? यस, काय का? डेप्रिसिएशन का। वो क्या था? वो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन था। और ये अपना कैसा है? ये अपना एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है। बाकी पूरा का पूरा सेम है। दिस इज ऑल्सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज अगेन द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज within the domestic territory of a country during an accounting year, but it is what? It is exclusive of depreciation। ठीक है, exclusive of depreciation। ये देखो ऊपर ही समझा दिया था मैंने। और ये क्या होती है? ये होती है आपकी नेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, वो आपकी जीडीपी थी, ये आपकी क्या है बेटा? नेट डोमेस्टिक इनकम, या इसे आप डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हो। ये बोल सकते हो क्या होती है? ये अपनी क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है। समझ में आया? तो एनडीपीएफसी क्या होती है बेटा? आपकी जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, जो कि आप लेबर को देते हो, लैंड का रेंट हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो गया। ये सब क्या है? ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इनका जब आप सम टोटल करते हो तो क्या निकल के आता है? आपका एनडीपीएफसी निकल के आता है। लेकिन अगर आपको यही एनडीपी में नेट से आपको काय पे जाना है बेटा? ग्रॉस पे जाना है, तो आप इसमें बस क्या जोड़ दो? डेप्रिसिएशन जोड़ दो, तो आप एनडीपी से काय पे पहुंच जाओगे? जीडीपीएफसी पे पहुंच जाओगे। ये देखो, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, सॉरी एफसी, तो इसमें आप क्या जोड़ दो? डेप्रिसिएशन जोड़ दो। ठीक है, बस अब इससे आप और भी इधर उधर करके आप अपने फॉर्मूले बना सकते हो। आ गया समझ में कि नहीं? क्लियर है? और अगर जीडीपीएफसी से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, मतलब अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन हटा दो, और अगर नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को वापस से क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? सेवंथ वाला अपना क्या है तेरा? देख लो, 7 पॉइंट में दे रखा है, डेट इज क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नेशनल मतलब डोमेस्टिक इनकम को काय पे ले गए? नेशनल इनकम पे। घरेलू इनकम में क्या जोड़ी होगी? बाहर की इनकम। बाहर की इनकम क्या होती है अपनी? एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ गया कि नहीं आया? मतलब क्या हो गया? यस, वही अभी हाल पढ़ा था। वेरी गुड। दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट refers to sum total of gross domestic product at factor cost and NFIA, that is net factor income from abroad। That's it, done। ये आ गया। ये देखो, gross national product at factor cost is the sum total of what? domestic income में क्या जोड़ा होगा? बाहर की इनकम जोड़ी होगी, तभी तो नेशनल पे पहुंचे, है ना? हाँ, तो इट इज ए सम टोटल ऑफ बेटा व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक इनकम, इसमें क्या जोड़ दिया बेटा? एट फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ दिया? एनएफआईए, बाहर की इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड जोड़ दिया तो काय पे पहुंच गए भैया, GNPFC पे पहुंच गए। समझ में आ गया, क्लियर। जब आप डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ देते हो, बाहर की इनकम जोड़ देते हो, तो काय पे पहुंच जाते हैं बेटा, नेशनल पे। किस पे पहुंच जाते हैं, नेशनल पे। आया समझ में, चलो लो। और ग्रॉस है तो एक और लाइन चिपका जाना, बढ़िया। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है भैया, केस में क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। आ जाओ, 8th पॉइंट क्या है, 8th क्या है भैया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पता है ये कौन है, कौन है, पहचानो इन्हें, ये है मेन चीज, नेशनल इनकम। अगले चैप्टर में इन्हीं के लिए लड़ाई करने वाले हैं अपन। आ जाओ, ये क्या है, नेशनल इनकम बेटा। एनएनपीएफसी अपनी, सॉरी हाँ, एनएनपीएफसी अपनी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है, ठीक है। चलो तो आ जाओ, इसकी भी देख लेते हैं। ये क्या है, नेट, मतलब कि ग्रॉस में से क्या माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन, मतलब दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नेशनल अर्थात अगेन डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट किया होगा तो क्या ऐड किया होगा, यस, NFIA। तो मतलब वही सेम चीज है कि भाई नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड डोमेस्टिक इनकम में काम की इनकम जोड़ी होगी, बाहर की। बाहर की इनकम क्या है, NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जैसे ही जोड़ोगे तो काय पे पहुंच जाओगे बेटा, जो आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट फैक्टर कॉस्ट में, जैसे ही आप बाहर की इनकम जोड़ोगे तो काय पे पहुंच जाओगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। और ये अपनी क्या होती है, दिस इज अवर नेशनल इनकम। ये अपनी क्या होती है बेटा, नेशनल इनकम होती है, ठीक है। जस्ट नीचे मैंने बस एक्सपेंड कर दिया है फॉर्मूले को, जरा ये देखो। NDPFC क्या होती है, अभी अपन ने देखा था ना, एक मिनट है, ये देखो, हाँ ये नीचे, सॉरी हाँ यहाँ देखो, ये NDPFC क्या होता है, ये देखो। यहाँ से अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं, ये तो रहा, ये देखो, ये NDPFC। बस इसको पूरे के पूरे फॉर्मूले को उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। देखो NDPFC क्या होता है बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। समझ में आ गया, ये आपका क्या होता है, NDPFC होता है। बस इसमें आप क्या जोड़ दो, NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो, तो जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, ये आपकी नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। और यही आपकी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। समझ में आया। तो जो अपन इतना ये सब सीख रहे हैं ना, ये क्यों समझ रहे हैं, क्यों ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, ये सब 2 मिनट इस पे अपन आएंगे। उससे पहले जरा 2 मिनट बोर्ड पे चलते हैं, क्यों अपन इन सब चीजों को समझ रहे हैं। उसके लिए मैं आपको 2 मिनट जरा बोर्ड पे चल के एक फटाफट चीज बताता हूँ। देखो इधर देखो, क्यों समझ रहे हैं ये, क्योंकि अपने को नेक्स्ट चैप्टर में क्या कैलकुलेट करना है, अपने को नेक्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट करना सीखना है नेशनल इनकम, ठीक है। अभी बस इतना समझो, नेक्स्ट चैप्टर में क्या कैलकुलेट करना सीखना है, नेशनल इनकम। इधर आओ, अब देखो, अगर आपको मालूम है क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, GDP-MP दे रखा है। क्या दे रखा है, GDP-MP, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। क्या कैलकुलेट करना है आपको अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। और नेशनल इनकम क्या होती है, देखो इधर साइड में लिखता हूँ, नेशनल इनकम होती है NNPFC। तो ये अच्छे से अपन क्यों समझ रहे हैं, डेप्रिसिएशन, NFIA, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसीलिए ताकि आप बड़े आसानी से नेशनल इनकम पे पहुंच पाओ। देखो मैंने आपको इतना सब सिखाया, क्यों सिखाया, आ जाओ एक एक करके डिकोड करते। देखो तो अपन को नेशनल इनकम पे जाना है, मतलब ये क्या है, ग्रॉस। इस ग्रॉस को सबसे पहले काय पे कन्वर्ट करने का है बेटा, नेट। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसमें से क्या उड़ा दो, क्या उड़ाएंगे, यस, इसमें से सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन उड़ा दो या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जैसे ही आप इसमें से बेटा डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो, किसको माइनस करते हो, यस, जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो तो जो ये आपका ग्रॉस है ना वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, यस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट में। सक्सेसफुल, हाँ भाई एक चीज हो गई। नेक्स्ट अब क्या करना है, नाउ डोमेस्टिक इनकम को बेटा काय में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम में। अभी हाल सीखा, डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो बाहर की इनकम में क्या जोड़ना पड़े, सॉरी घरेलू इनकम में क्या जोड़ना पड़ेगा, यस, बाहर की इनकम। और बाहर की इनकम क्या होती है, NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लो भाई इसको जोड़ दो, NFIA। जैसे ही आप इसमें NFIA जोड़ोगे तो कुछ तो आएगा, हाँ भाई क्या आएगा, यस, जो अपनी ये जो डोमेस्टिक इनकम है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, नेशनल में, ठीक है। लेकिन अभी भी काय पे रहेगी, यस, मार्केट प्राइस पे। किस पे रहेगी, मार्केट प्राइस पे। देखो प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा, जो है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ने का भाई, जो सही है एकदम। चलो अब इसको देख लो जरा,
ये क्या है बेटा, यहाँ पे मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस यानी इंक्लूसिव ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो अगर मैं मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है यानी इनमें टैक्स ऑलरेडी जुड़ रहे हैं, तो फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए मुझे क्या करना है, हाँ बस इसी में से मुझे टैक्सेस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो एमपी का में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एफसी में। ये देखो मतलब कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे किसको, एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाए थे। ये इनको माइनस करो, ये देखो काय पे पहुंच गए, एनएनपी एफसी पे, यानी कि सॉरी काय पे पहुंच गए बेटा, नेशनल इनकम। इसलिए इनको समझ रहे हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आया समझ में अच्छे से, क्लियर है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको वो चीज वहां पर अच्छे से समझा दूंगा या अलग से समझा दूंगा वीडियो बना के, है ना। आ जाओ, चलो अब बात करते हैं जीडीपी की। और वो भी कौन सी जीडीपी बेटा, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी यानी कि असली जीडीपी। आ जाओ, एक कौन सी जीडीपी है, नॉमिनल, और एक है रियल। नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम मात्र की जीडीपी है। क्यों बोल रहा हूँ नाम मात्र की, कोई काम ही नहीं है जीडीपी, लेकिन ये होती क्या है समझ लो। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो कि करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। हाँ, काय पे कैलकुलेट करते हैं, हाँ जिसको करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है वो आपकी कौन सी जीडीपी होती है बेटा, वो आपकी नॉमिनल जीडीपी होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, इस जीडीपी का ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, जरा इधर समझना। जैसे फॉर एग्जांपल 2015, कितने साल पीछे गए अपन, 10 साल पीछे गए। ठीक है कि भाई 2015 में कोई भी ले लो कि कितनी यूनिट्स बनती थी, 1000 यूनिट्स बनती थी। ठीक है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होती थी, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होती थी। और उस टाइम पे ये कितने की बिकती थी बेटा, 10 रुपए की। तो कितना हो गया, 10,000 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब अभी 10 साल बाद भी, कितने साल बाद, 10 साल बाद भी कितनी यूनिट्स बन रही हैं, बन तो वही 1000 यूनिट्स ही रही हैं, लेकिन क्या हो गया, प्राइस बढ़ गई। चलो 15 नहीं, एक काम करते, 10 साल में तो महंगाई डबल हो जाती है। लो भाई 20 रुपए कर लेते हैं। अब कितना हो गया, ये हो गया भाई 20,000। इज दैट क्लियर। जरा मेन चीज देखो इसमें, सर मेन चीज क्या है, मेन चीज है गुड्स। जरा इधर देखना, जरा गुड्स कितने हैं, पहले भी 1000 ही बन रहे थे, आज भी कितने बन रहे हैं, 1000 ही बन रहे हैं। बस जो मॉनेटरी वैल्यू है वो चेंज हो गई है, तो उससे क्या लग रहा है कि भैया बढ़िया जीडीपी क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। नहीं बढ़ी भैया, इस जीडीपी का कोई सेंस नहीं है। ये जो जीडीपी बढ़ी है बस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है। किसकी वजह से, हाँ जीडीपी तब बढ़ती है, तब असली जीडीपी बढ़ती है जब गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ते हैं, मतलब ये बढ़ते। समझ में आया, क्लियर है। तो जो आपकी नॉमिनल जीडीपी होती है ना, नॉमिनल जीडीपी किसके वजह से बढ़ जाती है, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस के वजह से बढ़ जाती है। समझ में आ गया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2025 में जो ये अपन ने यहाँ पे प्राइस लिए ना बेटा, ये प्राइस कब के लिए, करंट की। करंट मतलब आज 2025 में कितनी प्राइस है, समझ में आ गया, क्लियर है। इसलिए ये जीडीपी किसी काम की नहीं होती। आ जाओ पढ़े इसको, देख लेते हैं, आ जाओ। तो इट रिफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, समझ में आया। मतलब कि ये जीडीपी करंट प्राइसेस पे निकाली जाती है टू नो द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब जिस साल आप निकाल रहे हो उस साल की करंट वैल्यू, करंट प्राइसेस ली जाती है। ठीक है, so estimated using the current year prices are the prices prevailing during the year of estimation। यानी कि जिस साल उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की जो प्राइस है उसके बेसिस पे आप इंटू करके क्या निकाल रहे होते हो, उसकी जीडीपी निकाल रहे हो। तो here nominal GDP is equals to quantity into price। तो प्राइस कौन सी, प्राइस यहाँ पे क्या होती है बेटा, प्राइस यहाँ पे होती है करंट ईयर की प्राइस। जो करंट ईयर की प्राइस मार्केट में प्रिवेल कर रही होती, उससे अपन इसका क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं। समझ में आ गया। तो इस जीडीपी का क्या है, बस इट इज मियरली ए मॉनेटरी इंक्रीज इन द जीडीपी। ठीक है, ये सिर्फ क्या बताता है बेटा, मॉनेटरी इंक्रीज बताता है जीडीपी में, इसलिए इसका बहुत कम इंपॉर्टेंस है, बहुत कम इसका सिग्निफिकेंस है। इट डज नॉट कॉजेज एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इस जीडीपी की वजह से कोई भी फ्लो नहीं पड़ता, किसमें, इकोनॉमी में, गुड्स एंड सर्विसेज का। सो इट ओनली
कॉजेस मनी इल्यूशन। बस इससे क्या कॉज होता है बेटा, मनी इल्यूशन। क्या अरे क्या हो गया, जीडीपी बढ़ गई। मेन चीज ये देखो, क्या ये बढ़े, नहीं बढ़े। मेन चीज जीडीपी बढ़ना मतलब ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी तो पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा। लेकिन इस वाली जीडीपी से सिर्फ क्या क्रिएट होता है बेटा, एक भ्रम पैदा होता है कि भाई जीडीपी बढ़ गई, वो भी कैसा, मनी इल्यूशन। सो द इल्यूशन ऑफ हायर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिवन आउटपुट। समझ में आ गया कि भाई बस जो गिवन आउटपुट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, इन्फ्लेशन देखने के लिए निकाल ले तो निकालते हैं इसको, नहीं ज्यादा इसका क्या नहीं है, कोई यूज नहीं है। ये है भैया रियल, इसलिए इसके सामने भी क्या लगा है, यस। ये कौन सी जीडीपी है, ये है रियल जीडीपी। कौन सी जीडीपी बेटा, रियल। तो रियल जीडीपी निकालते टाइम यहाँ पे कौन सी प्राइसेस लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं बेस ईयर की प्राइस। कौन सी ईयर की, बेस। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2025 की यूनिट्स लोगे, कब की यूनिट्स लोगे, हाँ 2025 की यूनिट्स लोगे, और आप एक बेस ईयर चूज करोगे भाई आपको कौन से बेस ईयर से अपनी जीडीपी को क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2015 ले लो, 10 ईयर्स बैक। अब बेस ईयर भी कैसे लेते हैं बेटा, बेस ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जिस साल कुछ भी मतलब सब कुछ नॉर्मल रहा हो आपके देश में, मतलब ना तो आपके देश की किसी देश के साथ लड़ाई हुई हो, ना कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो बड़ा, ठीक है, ना कोई फ्लड क्लैमिटीज नेचुरल है ना वो आई हो, ठीक है, कोविड ओविड टाइप्स ये सब भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो साल आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल ईयर होना चाहिए, उसके पहले वाला भी और उसके बाद वाला भी। तो इस तरह से क्या लेना पड़ता है, बाद वाला फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो उससे पहले वाला जो ईयर था वो भी कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए उस साल। तो उस साल को क्या ले लिया जाता है, बेस ईयर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, हाँ बेस ईयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर अब यहाँ पे जीडीपी बढ़ेगी, तो अगर यहाँ पे जीडीपी बढ़ेगी तो जीडीपी यहाँ पे किसकी वजह से बढ़ेगी, गुड्स के वजह से। जो रियल गुड्स की क्वांटिटी की बढ़ेगी तभी यहाँ पे जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे प्राइस कौन सी ले रहे हो बेटा, आप बेस ईयर की प्राइस ले रहे हो। ठीक है, आ जाओ, और इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, एक मिनट। हाँ चलो देखो, तो इट रिफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कौन सी प्राइसेस, कांस्टेंट। इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। कौन सा ईयर प्राइसेस, जी हाँ बेस ईयर प्राइसेस। बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन। बेस ईयर क्या होता है अपना, ईयर ऑफ कंपैरिजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे कि 2015 अपना क्या हो गया बेटा, बेस ईयर। क्या हो गया, बेस ईयर। अपन कौन से ईयर में है, 2025 में। कब है, 2025। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपन क्वांटिटी लेंगे, क्या लेंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी कब की लेंगे अपन, 2025 की। ठीक है, अब क्वांटिटी कितनी हो गई, लेके चलते हैं 10,000 यूनिट्स। क्वांटिटी कितनी हो गई, क्वांटिटी हो गई 10,000 यूनिट्स। और प्राइस अपन कब की लेंगे, प्राइस अपन बेस ईयर की, यहाँ की, कि 2015 में इन जो गुड्स थे इनकी प्राइसेस क्या थी, मान के चलो 2015 में कितनी थी, 10 रुपए थी। तो अब कितना हो गया जरा देखो, 1 लाख हो गया कि नहीं हो गया। और अपन ने क्या एग्जांपल लिया था अभी, चलो वो और करके देख लेते हैं। अपन ने 2015 लिया, 2015 में कितनी यूनिट्स थी पहले, 2015 में पहले 1000 यूनिट्स बनती थी। ठीक है, उस टाइम प्राइस कितनी थी बेटा, 10 रुपए थी। तो कितना हुआ, 10,000 हुआ। और अब देखो कंपेयर करो, पैसों में भी बढ़ रहा है, और ये देखो किसकी वजह से बढ़ रहा है, एक्चुअल में। तो एक्चुअल में रियल जीडीपी तभी ही बढ़ती है जब एक्चुअल में रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है। वाई, बिकॉज हियर यू आर टेकिंग बेस ईयर प्राइसेस। तो जो आपका रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी तब तक नहीं बढ़ता जब तक क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ती, और यही असली जीडीपी होता है। आ जाओ, सो इट इज बिलीव टू बी विद इन द नॉर्मल रेंज। ठीक है, नॉर्मल रेंज वाला चाहिए अपने को, यहाँ से ले लेते हैं। इट इज द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल्स जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, आर बिलीव टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज। तो ये नॉर्मल रेंज में तभी रहते हैं जब मैंने आपको एग्जांपल दिए उसमें से ऐसा कुछ ना हुआ हो। तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। बेटा प्राइस यहाँ पे कौन से ईयर की रहती है, यस बेस ईयर की। कौन से ईयर की, बेस। आ जाओ, सो द अबव इक्वेशन शोज दैट रियल जीडीपी इंक्रीजेस ओनली व्हेन क्वांटिटी इंक्रीजेस सिंपली बिकॉज पी दैट इज प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस कैसी है, कांस्टेंट है। सो दैट व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीजेस, यस देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो जब जब रियल जीडीपी बढ़ती है तो
क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती है। देखो बेटा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे उतने ज़्यादा लोग उन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। जैसे आज के टाइम पे एजुकेशन थोड़ी महंगी होती जा रही है, द रीज़न इज क्योंकि क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड कैसी है, ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, हाँ, ये सबको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जनरल का अगर आप डिब्बा देखो तो जनरल के डिब्बे में बेटा कितनी भीड़ होती है कि नहीं होती। जब जीडीपी बढ़ेगी यानी कि जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपना बढ़ेगा, कौन सा वाला, रियल वाला, जब ज़्यादा ऐसे डब्बे बनाए जाएंगे तो उससे क्या होगा, पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स बढ़ेगी। ऐसे ही जब जीडीपी बढ़ती है तो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस बढ़ते हैं। जब ये गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाए जाते हैं तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज 11th। जी हाँ, 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ गई। क्योंकि बेटा जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कौन सी कॉस्ट, जी हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे क्या होती है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो ना तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती चली जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों प्राइस कम हो जाएगी, क्यों सबको जीडीपी बढ़ेगी तो क्यों सबको अवेलेबिलिटी हो जाएगी गुड्स की और सर्विस की। देखो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, वो फैक्ट्री बेटा आपने रेंट पे ले रखी है। उस फैक्ट्री का रेंट कितना है, उस फैक्ट्री का रेंट 50,000 रुपए। कितना है, 50,000 रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, वो फैक्ट्री का रेंट है 50,000 रुपए। अब तुम चाहे 50,000 यूनिट बनाओ, चाहे तुम 1 लाख यूनिट बनाओ, चाहे तुम 2 लाख यूनिट बनाओ, रेंट कितना रहेगा, रेंट 50,000 ही रहेगा। ये क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया। तो जब अच्छी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं तो बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से लोगों की क्या जनरेट होती है, इनकम। इनकम से लोगों के पास क्या आती है, परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति। जिसके पास पैसा है वही खरीद पाएगा ना, खरीदने की शक्ति आती है तो उससे वो क्या कर पाता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर पाता है। समझ में आ गया, कैसे कर पाएगा, क्योंकि जब ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेंट तो उतना ही रहना है ना, अगर मैं 50,000 यूनिट बनाऊंगा तो 1 रुपया, ठीक। और वहीं पे अगर मैं 1 लाख यूनिट बना दूं तो 98, रेंट का कितना जुड़ेगा, 98 जुड़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई, कम। क्या होता है ना, यूर इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 पीपल्स, रिच, मिडिल, पुअर। ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है तो इनके पास खरीदने की क्या आ जाती है बेटा, शक्ति आ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। और महंगा हो जाता है तो क्या होता है सर, महंगा हो जाएगा तो ये बेचारे बाहर हो जाएंगे, फिर बचे मिडिल क्लास। और महंगा हो जाएगा तो लोअर मिडिल क्लास बाहर हो जाएंगे, और महंगा हो जाएगा तो मिडिल क्लास बाहर हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो इसलिए कोशिश की जाती है जितना हो सके जीडीपी को बढ़ाया जाए, क्योंकि उससे पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएंगे, तो इससे उनका वेलफेयर बढ़ेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिससे देश का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। समझ में आया, चलो आ जाओ। आ गया होगा, नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बता देना। हायर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी ग्रेटर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा था, implying that the quality of life should be improve। इससे क्या होगा बेटा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट होंगे, सिविक सेंस आएगा, रहने का तरीका आएगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। कितने लोगों को आप देखते हो वैसे ही घूम रहे होते हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। इलिटरेसी है इसलिए वो लोग ऐसे रह रहे हैं। समझ में आया, थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे, समझ आएगी कैसे रहते हैं करते हैं, पैसा आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इसलिए जीडीपी के ऊपर क्या करा जाता है, फोकस किया जाता है, बिकॉज जीडीपी इंप्रूव्स द लाइफ, इज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ। चलो लेकिन चलो आगे क्या दे रखा है देख लेते हैं। द इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, while the index of nominal GDP may or may not, which is why real GDP is considered as the better index of economic growth than the nominal GDP। तो मतलब वो आपको यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भाई जो रियल जीडीपी है वो हमेशा ये रिफ्लेक्ट करती है कि भाई रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा है, मतलब कि किसमें चेंज आया बेटा, लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज आया है। ठीक है, सो विच इज वाई रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज द बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी बता भी सकती है और नहीं भी बता सकती, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी आप काय पे कैलकुलेट कर रहे हो, करंट प्राइसेस पे, इस वजह से। ठीक है, आ जाओ। लेकिन रियल जीडीपी बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए वो हमेशा क्या बताएगी आपको, लेवल ऑफ चेंज इन द आउटपुट, इसलिए उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो भाई लास्ट टॉपिक आ गया, जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी और वेलफेयर नहीं, देखो
क्या होता है ना बेटा, यू कैन नॉट मेजर द वेलफेयर ऑफ अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनली जीडीपी। आप जीडीपी के बेसिस पे कंट्री का क्या नहीं मेजर कर सकते, वेलफेयर मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीडीपी की भी क्या है, अपनी अपनी लिमिटेशन है। समझ में आ गया? क्लियर है? आ जाओ। तो रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। देखा तो क्या जाता है कि रियल जीडीपी मतलब, जैसे कि अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है ना, तो ये माना जाता है कि लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है ना। तो आप 100% नहीं बोल सकते। यू कैन से कि हाँ 60%, नॉट 60%, 80% यू कैन से कि हाँ चलो भाई रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो लोगों का क्या बढ़ रहा है, वेलफेयर बढ़ रहा है। लेकिन आप यू कैन नॉट 100% रिलाई ऑन रियल जीडीपी टू मेजर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जीडीपी के भी क्या है बेटा, लिमिटेशंस है। तो इंक्रीज इन रियल जीडीपी मींस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ ये सही बात है। इन द इकोनॉमी अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। दिस मींस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन। ये भी मैंने आपको समझा दिया। हायर लेवल ऑफ वेलफेयर, इससे क्या होता है, ज्यादा लेवल मतलब हायर लेवल का क्या होता है, वेलफेयर भी होता है, लोगों की भलाई भी होती है। लेकिन आप पूरा इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। मतलब आप रियल जीडीपी को डिपेंड करके कि हाँ भाई हमारे देश का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि जीडीपी के भी क्या है, अपने अपने लिमिटेशन है। भाई रियल जीडीपी की भी लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इवन है क्या? बिल्कुल नहीं है। रिच है, मिडिल क्लास है, और कौन है, पुअर क्लास है। बेटा आप इसको तभी 100% वेलफेयर नापने के लिए ले सकते हो जिस देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा हो, बिल्कुल इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर है क्या? यहाँ पे नहीं है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, जैसे कि अपने यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट ए राइज इन द सोशल वेलफेयर इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट। अपने यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है। अपने यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, वो इक्वल नहीं होता। वो कैसा है? अनइक्वल है। मतलब अपने यहाँ ग्रोथ तो कर रहे हैं, मतलब अगर अपने यहाँ जीडीपी बढ़ भी रही है ना, तो जिस जीडीपी इज ग्रोइंग विदाउट सोशल जस्टिस। यस, इज दैट क्लियर? यहाँ पे अमीरों को ज्यादा फायदा हो रहा है, मिडिल क्लास और गरीबों को कम फायदा हो रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे आप किसको अकेला नहीं ले सकते। सिर्फ आप अकेले जीडीपी से किसको मैचर नहीं कर सकते, आप वेलफेयर को मैचर नहीं कर सकते। द रीजन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज व्हाट? अनइक्वल। दिस इज द प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग टुडे। सेकंड क्या है बेटा? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। आ जाओ। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। एग्जांपल, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यस, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। बेटा जीडीपी में सब तरह के गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, तो उसमें ये डिफेंस वाले भी आते हैं। तो जब ये डिफेंस के गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो इनसे लोगों का डायरेक्ट वेलफेयर नहीं होता। इनसे लोगों का कैसा वेलफेयर होता है बेटा? इनडायरेक्ट वेलफेयर होता है। तो दैट इज व्हाई आल्सो वी कैन नॉट टेक जीडीपी एज ए मेजरिंग या मेजरिंग टूल फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। देन थर्ड क्या है बेटा? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। आज भी आपके कुछ गांव हैं जहां पर क्या चलता है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज चलता है, यानी बार्टर सिस्टम चलता है। यानी कि गुड्स के बदले गुड्स या सर्विसेज के बदले क्या दिए जाते हैं? गुड्स दिए जाते हैं। यानी कि ये क्या रह जाते हैं? जी हाँ, ये अनरिकॉर्डेड रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? अनरिकॉर्डेड। देखो जरा कि in rural economies barter system of exchange still prevails to some extent. Payment for farm labors are often made in kind rather than in cash. All such transactions remain unrecorded. This causes underestimation of GDP. It remains an inappropriate index of welfare. समझ में आया? मतलब जो शायद फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको शायद ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। जो अपने खेत रहते हैं, तो खेतों में पानी देने के लिए या उसके लिए अपन किसी को साल भर के लिए हायर कर लेते हैं। तो अपन कुछ तो उसे कैश में देते हैं और कुछ अपन काइंड में देते हैं। भाई फसल ले जाना, गेहूं ले जाना, है ना, या जो भी अपन ने उगाया है अपन वो दे देते हैं कि भाई तू ये, मतलब आप ये भी ले जाना साथ में। समझ में आया? तो मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसको पेमेंट काय में कर रहे हो बेटा? काइंड में, मेड इन काइंड। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं ना बेटा, वो कैसे रह जाते हैं? अनरिकॉर्डेड रह जाते हैं। तो अपनी जो यहाँ पे जीडीपी जो अपन एस्टिमेट करते हैं वो अंडर वैल्यू हो जाती है, मतलब वो कम आती है। कैसी आती है? कम। तो बस क्या हो गया? अगेन जीडीपी रिमेन्स इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। मतलब आप अकेले जीडीपी से तो नहीं नाप सकते। फोर्थ क्या बेटा? यस, एक्सटर्नैलिटीज। यस, दो तरह की एक्सटर्नैलिटीज होती हैं बेटा। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुमने क्या करा, आपके पास क्या बढ़िया एक प्लॉट खाली पड़ा था आपके घर के सामने, ठीक है, वो भी आप ही का था। अब आपने क्या करा कि यार घर तो बढ़िया बन गया अपना, अब इस प्लॉट का क्या करें? बीच में रोड है, ठीक है, समझना।
आपके बिल्कुल उस तरफ एक प्लॉट पड़ा हुआ था, वो भी आप ही का था, तो आपने कहा चलो एक काम करते हैं, गार्डन बना देते हैं। आपने बढ़िया पूरा गार्डन आर्डन सब बना दिया, उस पर बढ़िया खूब खर्चा वर्चा करके बढ़िया लगा दिए, बढ़िया बैठने का बना दिया सब, अच्छा ठीक है। अब आपने कहा कि यार चलो ठीक है, कॉलोनी के अपने लोग भी आके बैठ लेंगे, तो आपने ऐसा ताला वाला नहीं लगाया, नॉर्मल सा आपने एक गेट लगा दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, मतलब कि यहाँ पे पैसा किसने लगाया, आपने लगाया, ठीक है। बढ़िया बगल के शर्मा जी आ रहे हैं, ऊपर के गुप्ता जी आ रहे हैं, वो भी बढ़िया बैठ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आपको पैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे। इस तरह के ट्रांजेक्शन्स क्या रह जाते हैं बेटा, अनरिकॉर्डेड एक तरह से। तो मतलब आपने एक तरह से भलाई करी, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा। नेक्स्ट एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज क्या होती है, डेट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं आपको, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या होता है, जैसे वीट उगता है ना, वीट उगने के बाद जब उसे काटा जाता है, काटने के बाद नीचे डंठल रह जाते हैं, कोई ने अगर खेत घूमे हो तो उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी, और वो चुभ भी जाते हैं। अब उनके साथ दिक्कत क्या होती है ना, उसे अगर फार्मर को वो खेत साफ करना है ना, तो वो इतनी आसानी से साफ नहीं होता। उसका सबसे सिंपल तरीका होता है उसमें आग लगा देना, ठीक है, जो कि बैन है, क्योंकि उसमें आग लगाया जाता है ना तो पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब बहुत जगह तो सरकार क्या चालान आलान काट देती है, हो जाता है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाती, मतलब सरकार, मतलब फार्मर्स बच जाते हैं, उन्हें किसी तरह की क्या नहीं देना पड़ती, पेनल्टी नहीं देना पड़ती, बच जाते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये भी एक्सटर्नैलिटी हो गई, कैसी, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई, है समझ में, आ जाओ। सो एक्सटर्नैलिटीज रिफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, समझ में आ गया। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, एक का अच्छा असर पड़ रहा था, गार्डन लगाया, और एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जो कि अपना खेत साफ करने के लिए खेत में आग लगा देते हैं, वो क्या है बेटा, वो आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, डेट इज विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी। तो यहाँ पे क्या फार्मर्स पेनल्टी पे करते हैं, नहीं पे करते। सो देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या नहीं होती, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो जीडीपी है वो कैसी रह जाती है बेटा, अंडर वैल्यू रह जाती है। आगे आ जाओ। सो जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी कि इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना जीडीपी पे, वो उनका हिसाब किताब नहीं रख पाती। तो ऑन द सोशल वेलफेयर, हेंस इट इज एन इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। फिर से क्या हो गया, इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स हो गया किसका, वेलफेयर का। तो थस देयर आर सीरियस लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स of welfare, so these limitation reduce the significance of GDP as index of welfare। मतलब कि you cannot rely, अगर आपको आपके देश का वेलफेयर देखना है तो आप सिर्फ जीडीपी के बेसिस पे अपने देश का वेलफेयर मेजर नहीं कर सकते, समझ में आया। तो बस जीडीपी 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 करके खुश होने की जरूरत नहीं है। अब शायद आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब कोई भी जीडीपी ईडीपी करे तो ये सब चीजें भी उसको बता देना कि सिर्फ जीडीपी के ऊपर रिलाय होके हम ये मेजर नहीं कर सकते कि देश में कितना वेलफेयर हो रहा है। और खास तौर से जो शुरू के 2-3 पॉइंट है जो आपने ध्यान से देखो, दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, इज दैट क्लियर। तो ये इंडिया में होता है, क्लियर है। तो सिर्फ जीडीपी के बेसिस पे अपन मेजर नहीं कर सकते, क्या नहीं मेजर कर सकते, दैट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये नहीं कहेंगे जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों का क्या बढ़ रहा है, वेलफेयर भी बढ़ रहा है, नहीं, खास तौर से अपने देश में तो नहीं बोलेंगे। आ गया समझ में, क्लियर। चलो भैया, इसी के साथ में चैप्टर क्या होता है, चैप्टर हो गया फिनिश, इज दैट क्लियर। अच्छे से समझ में आया हो तो फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उस टॉपिक के लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। समझ में आया, क्लियर है। चलो, तो इसी के साथ अपना चैप्टर 3 क्या होता है खत्म होता है। अब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है क्या कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। तब तक के लिए थैंक यू।